Hi, this is Neha and I welcome you all to my class where we are going to discuss the topic Lewis Thurston's multiple factor theory. This is the theory of intelligence और ये एक साइकोमेट्रिक अप्रोच बेस्ड थ्योरी है। तो चलिए आज के इस क्लास की हम क्विकली शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लुइस थर्स्टन के बारे में जानते हैं। लुइस थर्स्टन जिनका पूरा नाम था लुइस लियोन थर्स्टन, इनका बर्थ हुआ था शिकागो में। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और 29 मई 1887 को इनका बर्थ हुआ था। तो ये भी कुछ डिटेल्स हैं, इफ यू विश टू नोट इट डाउन। तो इनका बर्थ हुआ था 29 मई 1887 को शिकागो में एंड ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया है और जिसमें कि खास तौर से ये जो थ्योरी है जिसको हम मल्टीपल फैक्टर थ्योरी कहते हैं और इसके कई सारे नाम हैं क्योंकि इन्होंने जो इंटेलिजेंस के डिफरेंट फैक्टर्स दिए थे उन्हें नाम दिया था प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इसी वजह से इनकी थ्योरी को हम पीएमए मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं या पीएमए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या सिंपल पीएमए मॉडल भी कहते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट इट समवेयर कि ये जो है हमारा ये एक पीएमए मॉडल है जिसमें पीएम का मतलब हो गया, पीएमए का मतलब हो गया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो उस पर बेस्ड ये मॉडल था इंटेलिजेंस का, राइट, पीएमए मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इस थ्योरी में उन्होंने जब प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी तो टोटल 7 एबिलिटीज दी, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2 एबिलिटीज और मेंशन की हैं, राइट। तो जनरली जब इसे पढ़ाया जाता है तो आपको पहले 7 ही बताई जाती हैं, लेकिन ज़रूरी है ये जानना कि इन्होंने अपनी ही थ्योरी में बाद में चेंजेस किए, अमेंडमेंट्स किए और इन्होंने 2 फैक्टर्स को बाद में और ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो पीएमए मॉडल है लुइस थर्स्टन का, ये क्या कहता है, राइट। तो हमने समझा कि लुइस थर्स्टन कौन थे। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उन्हें बहुत इंटरेस्ट था, रिसर्च की फील्ड में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था और इंटेलिजेंस की फील्ड में उन्होंने काफ़ी वर्क किया। इनसे जस्ट पहले आपने 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी है जो कि स्पीयरमैन ने दी थी, राइट। स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी आपने पढ़ी है। जब 2 फैक्टर थ्योरी आई तो उसके जस्ट बाद ये थ्योरी आई है क्योंकि स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में इंटेलिजेंस को 2 डिफरेंट फैक्टर्स के फॉर्म में डिस्कस किया है जो कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर कहलाते हैं। वो थ्योरी भी आपको चैनल पे मिलेगी, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड फाइंड आउट। तो वहाँ पे आपको ये मिलेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर देती हूँ, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो लुइस थर्स्टन ने स्पीयरमैन की जो थ्योरी थी उनका जो कॉन्सेप्ट था कि इंटेलिजेंस 2 डिफरेंट फैक्टर्स के फॉर्म में दिखता है। एक जनरल फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस जो हर किसी पर्सन में होता है और एक स्पेसिफिक फैक्टर यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो हर पर्सन में उसकी एबिलिटी को बढ़ा देता है, किसी भी चीज़ को इंक्रीज कर देता है। पर ये उस बात से एग्री नहीं करते थे। इनका ये कहना था कि हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। इन्होंने टोटल 57 साइकोलॉजिकल मेंटल एबिलिटीज़ के लिए टेस्ट कंडक्ट भी किया। टोटल कितने नंबर ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ के लिए किया? पहले इन्होंने 57 मेंटल एबिलिटीज़ फाइंड आउट करी। पर वो किसकी हेल्प से फाइंड आउट करी? एक मेथड का नाम आपने सुना होगा, फैक्टर एनालिसिस। इस फैक्टर एनालिसिस को पहले स्पीयरमैन ने यूज किया था, राइट। उन्होंने भी इसकी हेल्प से ही जो है इस थ्योरी को दिया था, अपनी थ्योरी को दिया था, पर इसको इन्होंने भी अप्लाई किया। ये फैक्टर एनालिसिस क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, राइट। तो अपने जो भी डेटा है उसके ऊपर इन्होंने अपने फैक्टर एनालिसिस को अप्लाई करके टोटल 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज मेंशन करी। इन्होंने कहा कि ये 7 मेंटल एबिलिटीज होती हैं जिसके नेम आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं और ये नेम कभी कभी डिफरेंट वे में भी दिख जाते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो न्यूमेरिकल फैक्टर भी लिखा हो सकता है, न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी भी लिखा हो सकता है। दैट विल कंप्लीटली डिपेंड, एमसीक्यू में देख के आप समझ जाएंगे, इतना कोई बड़ा इशू ये नहीं है फिलहाल। तो ये जो 7 है इनको हमें याद करना, समझना, और आपको तो एग्जामिनेशन में ये पता होनी चाहिए कि वो 7 कौन सी हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव में लिख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में लिखते हुए बहुत अच्छा हमें कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। एमसीक्यूज के लिए तो ये है कि अगर आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या होती है तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो न्यूमेरिक एक एक करके पहले समझ लेते हैं कि ये जो 7 फैक्टर्स इन्होंने दिए थे उन 7 फैक्टर्स को क्या किस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने ये कहा, लुइस थर्स्टन ने ये कहा कि किसी भी पर्सन के अंदर इंटेलिजेंस के ये 7 फैक्टर्स हमें डिफरेंट रेशियो में देखने को मिल सकते हैं। कोई मिसिंग भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं, उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जिसमें कोई भी पर्सन
एक अच्छी न्यूमेरिकल एक कैलकुलेशंस को सॉल्व करने की एबिलिटी, जिसमें उसकी स्पीड भी होगी, जिसमें उसकी टाइम कंजम्पशन भी होगा, सब कुछ। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब हो गया कितनी अच्छी पर्सन कैलकुलेशंस कर सकता है, कितना फास्ट कैलकुलेट कर सकता है, कितने कम टाइम में कर सकता है। तो इस एबिलिटी को उन्होंने कहा कि ये दिस इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ये हर पर्सन में नहीं होता है, जीरो तो किसी में हो नहीं सकता, लेकिन कम जरूर होता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी को उन्होंने कहा कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ एन इंटेलिजेंस फैक्टर। ये पर्सन में जब हाई होता है तो उसकी हमें बहुत सारी मैथमेटिकल स्किल्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये खुद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, तो ये इस चीज़ में बहुत बिलीव करते थे कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है वो हाई होनी चाहिए। आप जनरली किसी मैथ्स टीचर से जब बात करेंगे तो देखेंगे कि वो मैथ्स, क्योंकि उनका सब्जेक्ट होता भी है, ये भी एक वजह होती है, बट अदरवाइज भी वो आपको जनरल लाइफ में मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंस समझाएंगे। उसका रीज़न यही है कि वो खुद मैथ्स में प्रोफिशिएंसी रखते हैं, तो वो ये समझते हैं कि वो कैलकुलेटिव चीज़ें जो होती है कितनी अच्छी होती है, कितनी ज़रूरत हमें उनकी पड़ती है। तो ये भी एक वजह थी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी पर ये बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि ये इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। फिर बात आती है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन कितने स्मार्ट वे में वर्बल कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है थ्रू द लैंग्वेज, लैंग्वेज की हेल्प से कर सकता है। अगर उसको जंबल वर्ड्स दे दिया जाए तो कितनी जल्दी वो उसको कर लेता है। स्पीड हर जगह पर हम देखते हैं कि एक मैटर रहता है। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हो गया कि पर्सन अपने जो वर्बल उसकी स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है, कितना उसकी कैपेसिटी हाई है उस वाले फैक्टर पर, वो अपने वर्ड्स को कितना अच्छे से स्मार्टली रिप्रेजेंट कर पाता है। तो दैट कम्स अंडर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। जो डिफरेंट राइटर्स होते हैं ना, वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में हाई होते हैं। जितने भी लोग आपको लिटरेचर वाले मिलेंगे वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में हाई होते हैं। हालांकि इनके अंदर वर्ड फ्लुएंसी भी देखने को मिलती है, जो हमारा नेक्स्ट होगा, बट वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दे आर वर्ड स्मार्ट। वो वर्ड्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन में अपनी बातों को रखने में। और उनको डिफरेंट टेस्ट के थ्रू भी असेस किया जा सकता है, जैसे उनका इंटरव्यू लेके या डिफरेंट क्वेश्चन आयर लेके। तो दिस इज कॉल्ड वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। नाउ स्पेशल विजुअलाइजेशन। स्पेशल विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें बताई जाए 3D में। 3D तो आप समझते होंगे ना, 3 डायमेंशनल, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं। इस तरीके से हम उसको 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 3D में चीज़ें होती हैं उनको आप कितना अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं। जैसे कि जो हमारे पायलट्स होते हैं या सीज में लेकर जो शिप को चलते हैं, उनको डायरेक्शन का आइडिया कैसे हो जाता है। तो किसी चीज़ को हम कैसे फिट करेंगे, किसी ब्लॉक में अगर आपको बुक फिट करनी है तो आपका माइंड उस स्पेस को अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस स्पेस में वो चीज़ आ पाएगी या नहीं, बिना रखे ही आप विजुअलाइज कर लेते हैं। तो वो एक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है कि पर्सन किसी भी स्पेस को कैसे विजुअलाइज करता है, कितना अंडरस्टैंड कर पाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, जो लुईस थर्स्टन ने कहा था। उसके बाद आता है परसेप्चुअल स्पीड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किया था लुईस थर्स्टन ने। उनका ये कहना था कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं, राइट? तो हमारी उसको परसीव करने की स्पीड अगर अच्छी होगी, जितनी अच्छी हमारी स्पीड होगी, उतना ही क्विक एंड फास्ट वर्क हम उस पर कर पाएंगे। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही कंटेंट को एक टीचर क्लास में डिलीवर करते हैं, बट हर बच्चा उसको वैसा क्यों नहीं समझता। ऑल्दो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक फैक्टर है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर एक परसेप्चुअल स्पीड भी आती है। हर पर्सन की अपनी स्पीड है, हर पर्सन की अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं। तो आप हर पर्सन को सेम स्पीड से नहीं सिखा सकते, वरना तो फिर उसमें और टीचर में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। जो बात इस समय टीचर कह रहे हैं, अगर उतना उतना 100% बच्चे में रिसीव कर लेगा बच्चा उसको, तो फिर दोनों तरफ एक ही बराबर बात हो जाएगी ना, तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि परसेप्चुअल स्पीड एटलीस्ट फास्ट होनी चाहिए। और परसेप्चुअल स्पीड का बड़ा ही रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि क्लासरूम से हम एक एग्जाम्पल पिक करते हैं कि एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद कोई बच्चा जो है उस पर क्वेश्चन पूछता है। कोई बच्चा कई सारे क्वेश्चन पूछता है, कोई पूछता ही नहीं है क्योंकि उसको सब समझ में आ जाता है, और कोई इसलिए ही नहीं पूछता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। तो ये होती है परसेप्चुअल स्पीड की किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कितना फास्ट परसीव करते हैं, एक्यूरेटली परसीव करते हैं, फास्ट एंड एक्यूरेसी के साथ। तो लुईस थर्स्टन के हिसाब से परसेप्चुअल स्पीड को उन्होंने नेक्स्ट इंटेलिजेंस फैक्टर माना। नाउ कमिंग टू वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब होता है कितना फ्लुएंटली, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एंकर्स, पोइट्स, जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, इन्हें आपने देखा होगा कि कितनी फ्लुएंटली अपने वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। और कुछ लोग बहुत पॉज लेते हैं या फिर सोच के बोलते हैं, टाइम लगता है उनको। तो वर्ड फ्लुएंसी एक ऐसा फैक्टर है जो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इट शोज योर इंटेलिजेंस जब आप अपने वर्ड्स को फ्लुएंटली यूज़ करते हैं। बट फ्लुएंटली का मतलब ये नहीं है
कि कुछ भी बोलते चले जाना, इतना तेज बोलना कि किसी की समझ में ना आए। इस फ्लुएंसी का मतलब स्पीड नहीं है टोटल। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है हाउ स्मार्टली यू आर एट द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड, इन चीजों में आपका वर्ड स्मार्ट आप कितने हैं, वो वर्ड फ्लुएंसी आती है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज रीजनिंग। अब पहले तो उन्होंने रीजनिंग कहा था, बाद में उन्होंने अपनी रीजनिंग को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, और पहले उसको कहा इंडक्टिव रीजनिंग, मैं आपको भी समझाऊंगी, इंडक्टिव या जनरल रीजनिंग, और बाद में उसी रीजनिंग के दूसरे पार्ट को डिडक्टिव रीजनिंग को उन्होंने और इंक्रीज करा। उनको लगा कि रीजनिंग तो दो डिफरेंट टाइप की होती है और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर वैल्यू होल्ड करती है। तो पहले जब उन्होंने जो रीजनिंग दी थी उसको जनरल रीजनिंग कहा, बाद में उसी को इंडक्टिव रीजनिंग कर दिया था, और दूसरी स्प्लिट करके डिडक्टिव रीजनिंग और ऐड ऑन करी एज एन एट्थ कंपोनेंट, एट्थ फैक्टर। तो अभी हम रीजनिंग समझते हैं। रीजनिंग तो आप सभी जानते हैं, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता है रीजन आउट करना, किसी चीज को कहते हैं ना कि मैंने ये चीज बहुत रीजनेबल प्राइस पे खरीदी है। तो ऐसा क्यों कहते हैं, मीन्स जितना ये होना चाहिए उतना ही हमने लिया है ना, हमने इसको बहुत ज्यादा महंगा लिया है ना, बहुत ही ज्यादा हम किसी को लूट कर आए हैं। तो रीजनिंग का मतलब यही होता है कि रीजन आउट कर पाना, उस चीज को फिगर आउट कर पाना। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये भी इंटेलिजेंस की ही बात है। आपके अंदर अगर रीजनिंग की कैपेबिलिटी है, कुछ लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते ना, वो कहते हैं कि हमें बहुत टफ लगता है, हमसे रीजनिंग सॉल्व नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो रीजनिंग एबिलिटी में कहीं ना कहीं लो होते हैं, वो रीजन आउट नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को। और जो लोग रीजनिंग पे हाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक देखे जाते हैं, वो चीज़ों को क्विकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हाई होते हैं, डिसीजन मेकिंग में हाई होते हैं, और एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि दे आर केपेबल ऑफ रीजनिंग। सो रीजनिंग इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको लुइस थर्स्टन ने अपने एक फैक्टर में काउंट किया था। अब हम इसमें बात करते हैं कि उन्हें इसे इंडक्टिव क्यों करना पड़ा। इंडक्टिव का मतलब ये होता है इंड्यूस, किसी चीज को इंड्यूस करना, राइट। कोई भी सिचुएशन हमारे पास अगर है तो सिमिलर सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करेंगे, वो इंडक्शन हो गया। आपको कुछ बता दिया गया है और आप उसी के बेसिस पर आगे भी उसी लॉजिक के हिसाब से आप चलते हैं, तो वो इंडक्शन कहलाता है, इंडक्टिव रीजनिंग बन जाती है। मींस आपके पास पहले कोई एक्सपीरियंस है, आप उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव। डिडक्टिव रीजनिंग में साथ में ही समझा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो नेक्स्ट फैक्टर है बट यही समझना जरूरी है। डिडक्टिव रीजनिंग तब होती है जब आप किसी भी सिचुएशन में से कुछ रूल डिराइव करते हैं और फिर उनको फॉलो करते हैं। यहाँ पे बने बनाए रूल आपको मिलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में, जैसे थ्योरम्स का एग्जांपल लेते हैं। मैथ्स में जो थ्योरम्स होती है ना, वो थ्योरम में आपको पता होता है कि मान लीजिए आपने कोई मैथमेटिकल एग्जांपल मैं यहाँ नहीं देना चाहूंगी, बिकॉज आई डू नॉट नो इफ यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, बट अगर हम पाइथागोरस की थ्योरम देखें तो उसका जो रूल होता है वो हमें बना बनाया मिलता है, और वो हम उसको यूज करते हैं जहां पर भी हमको जो हमें डायमेंशन है, जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं वो हमें मिलेंगी तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन जब हम उस थ्योरम को डिराइव करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, मीन्स हम तो नहीं बनाते हैं, वो तो पाइथागोरस ने बनाई थी ऑब्वियसली, बट सिमिलर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब भी आप कोई रूल ऐसा डिराइव करते हैं, बना लेते हैं, या कोई फॉर्मूला है आप उसको डिराइव कर लेते हैं, तो वो डिड्यूस हो जाता है, वो बन गया, अब आप उसको यूज करेंगे। तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम डिड्यूस करते हैं, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में हम चीज़ों को इंड्यूस करते हैं। तो यही एक सिंपल तरीका है समझने का। फिर उन्होंने कहा कि जो हर पर्सन की मेमोरी होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोग चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कुछ लोग चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, कुछ लोगों की स्टोरेज बहुत अच्छी होती है। ये उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी है डेफिनेटली, कि वो चीज़ों को होल्ड कर पाते हैं अपने माइंड में। पर ये एक इंटेलिजेंस का फैक्टर है कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। देखिए, आपने ऐसे कुछ एग्जाम्पल जरूर देखे होंगे जहां पर कोई पर्सन आपको अपनी मेमोरी के बेसिस पे कुछ बहुत स्मार्ट एक्टिविटीज करके दिखाता है, तो इम्प्रेसिव तो डेफिनेटली होता है, हमें लगता है ना अरे वाह, इसको यहाँ तक ये याद है, अच्छा इसको ये याद है, तो वो देख के अच्छा तो लगता है ना, क्योंकि वो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। तो यही बात लुइस थर्स्टन भी कहते हैं कि मेमोरी, किसी भी पर्सन की मेमोरी उसकी एक बहुत बड़ी पावरफुल स्ट्रेंथ भी है, और दूसरी बात वो इंटेलिजेंस का एक फैक्टर है, वो आपके इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करती है, ऐसा लुइस थर्स्टन कहते हैं। तो मेमोरी भी लुइस थर्स्टन के अकॉर्डिंग एक इंटेलिजेंस का फैक्टर है। डिडक्टिव रीजनिंग हम समझ ही चुके हैं, जिसको उन्होंने बाद में ऐड ऑन किया, बिकॉज रीजनिंग को उन्होंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया था। और उन्होंने ये कहा, बाद में उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में एक बड़ी चीज है। पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो ये उसका इंटेलिजेंस है। ऑल दो मैंने कई जगह पर ऐसी चीजें आपके सामने मेंशन करी थी जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आई थी। अगर हम देखें तो रीजनिंग में हमने बात की थी, राइट। अगर मेमोरी पर्सन की अच्छी होगी, मेमोरी में वो स्मार्ट होगा, अच्छा होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको हेल्प मिलेगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कनेक्टेड तो है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से कनेक्टेड है, इस तरीके से सबसे कनेक्ट हो सकती है अगर हम देखें, क्योंकि अल्टीमेटली इंटेलिजेंस से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हर एक फैक्टर में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होगा ही होगा,
बट फिर भी उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक सेपरेट कंपोनेंट की तरह से लिया और लुइस थर्स्टन ने अपनी थ्योरी में इसको एक इम्पॉर्टेंट जगह दी, यानी कि उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को भी एक मेंटल एबिलिटी माना और बाद में यही 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज 7 से 9 हो गई, जिसमें डिडक्टिव रीजनिंग को भी ऐड कर लिया गया। तो ये है हमारे लुइस थर्स्टन की थ्योरी, जिसमें सेपरेट जो हमारे फैक्टर्स हैं वो सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं ये एक बात है, तो उसके लिए आपको रेफर मैं करूँगी उस पीडीएफ पर या उस क्वेश्चन पेपर पर जिसको मैं आपके साथ में सॉल्व करने वाली हूँ, समझा के एक्सप्लेन करके। पर बड़ा ज़रूरी है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अच्छे से समझा भी हो। तो उस वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ जिसमें इसी सेम टॉपिक पर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, स्पेशली ऑन द पीएमए मॉडल, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक्स आपके काम के हैं, तो सारे ही वीडियोस आपके काम के हैं और उस पूरे ही वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है इफ़ यू विल गो एंड फाइंड आउट। सो आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग लाइक यू ऑलवेज डू। अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज इट्स अ big help for me and I'll be grateful to you. So please keep supporting like you always do. So see you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.